अब ये पैसे 40-50 लाख पे, जी 40-50 लाख पे। 40-50 लाख पे रिटायरमेंट संभव है? अब मेरा सवाल यह है कि प्लान इम्पोर्टेंट है या आपकी जिंदगी? तो वो कम से कम 10-12 करोड़ हो जाएगा अगर ऐसे जोड़ेंगे तो। सच्चाई तो यही है ना, 12-15 करोड़। सच्चाई यही है, लेकिन आपको बैंकर और एजेंट नहीं बोलेंगे, बिकॉज बोल देंगे तो फिर उनका काम ही खत्म हो जाएगा। अनमोल सिन्हा जी के साथ काम किया, वो आपकी एक्टिंग पे कभी कुछ नहीं बोलेंगे। छोटे शहर से लड़का या लड़की बॉम्बे गए, तो क्या इनको आइडिया भी होता है कि जाके बॉम्बे में कांटेक्ट किसे करना है? भक्ति वाला एल्बम था, उसमें मुझे लिया गया, मेरे ऊपर पिक्चराइज हुआ और वो हो गया हिट। कपिल तिवारी जी आज हमारे गेस्ट हैं प्लान योर वर्ल्ड पॉडकास्ट में। सो उनसे जानते हैं हम लोग कि उनका किस तरह का सफ़र रहा एक्टिंग की दुनिया में और उनका कैसा रहा फाइनेंशियल जर्नी आज तक की। सो इसके ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। सो वेलकम टू प्लान योर वर्ल्ड पॉडकास्ट शो। सो थैंक यू। बताएं कुछ आपकी जर्नी जो भी आपकी रही एक्टिंग की दुनिया में, इसके बारे में। जर्नी का तो देखिए ऐसा था कि मैंने म्यूज़िक कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ था, तो मैं म्यूज़िक सीखता था और घर में किसी को पसंद नहीं था ऐसा। हालांकि मेरी सिस्टर्स भी सीखती थी, एक तबला सीखती थी, एक सितार सीखती थी, तो लड़कियों को थोड़ा सा अलाउड रहता है कि घर में रह के अपना सीख रही। मैंने गायन में एडमिशन लिया हुआ था भातखंडे महाविद्यालय में। तो जब मैं रियाज़ करता था तो मेरे पापा नीचे से चिल्लाते थे कि ये हर समय गाया करता है, वो गवैया बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, तो हमको बड़ा बुरा लगता था। तो हम रियाज़ कर नहीं पाते थे, और रियाज़ कर नहीं पाते थे तो क्लास में जो है टोके जाते थे कि यार कपिल तुम्हारा सुर नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है। तो मैंने सोचा क्या करूं क्या करूं, देखिए कैसे अपने आप डेस्टिनी बनती है। उसी समय भातखंडे में मुझे एक प्रोड्यूसर मिले जी। वो आए होंगे किसी काम से, तो उनसे बातचीत होने लगी। वो जानते थे, मुझे पहले से जानते थे, तो वो सीरियल वीरियल बनाते थे। तो उन्होंने मुझसे देखा तो मुझसे बोले कि कपिल तुम सीरियल करोगे मेरा? तो हमने कहा भैया इंटरेस्ट तो बहुत है, क्योंकि हर आदमी को देखिए एक्टिंग का इंटरेस्ट होता है, देखता रहता है, फिल्में देखता रहता है। मैं अपने भैया के साथ अमिताभ बच्चन की बहुत फिल्में देखी थी मैंने, तो वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस था उससे। तो मैंने कहा इच्छा तो बहुत है भैया, लेकिन कैसे शुरुआत करेंगे हम, कैसे करेंगे एक्टिंग? बोले कॉन्फिडेंट रहना, तुम कर लोगे। अब उन्होंने सेट पे बुला लिया हमको। जब हम सेट पे पहुँचे तो उस समय क्या था कि एक लड़के लड़कियों में थोड़ी सी गैपिंग रहती थी। अभी जैसे टेक्नोलॉजी आ गई है, लोग खुल गए हैं, क्लोज हो गए। तो जब हम वहाँ सेट पे पहुँचे तो बिल्कुल डरे हुए से थे, डेरे डेरे से सहमे हुए खड़े हुए थे। किसी का मेकअप चल रहा है, कहीं पे सीन चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो मैं डरा हुआ खड़ा हुआ था। तो कई लोगों ने मुझे एरोगेंट भी समझ लिया था उस समय। उनको लगा कि लग रहा बहुत एटीट्यूड है, कोई नया एक्टर आया है। तो मैं पहला सीन हुआ, मुझे आज भी याद है, और मुझे लीड टाइप का कैरेक्टर दिया हुआ था। उसमें एक लड़का और था, सत्येंद्र भदौरिया, वो कर रहा था। सेकंड लीड हमको दी हुई थी। तो मेरा मंदिर पे सीन अब मैं वहाँ पे चल रहा हूँ, मंदिर पे जा रहा हूँ, घंटी बजानी है जाके वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, जैसे एकदम लकड़ी चलती है ना जी। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं हाथ कहाँ ले जाऊँ, मैं अपने पैर कहाँ ले जाऊँ। कैरेक्टर भारी पड़ गया तो। हाँ, मैं कॉन्शियस होने लगा। तो मैंने कहा यार देखने में तो बड़ी आसान लगती है एक्टिंग, लेकिन इतनी आसान है नहीं। तो उसी समय मुझे लगा कि ये सीखना पड़ेगा, इस विधा को सीखना पड़ेगा, इतना आसान है नहीं है। खैर किसी तरह नेक्स्ट डे मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हुआ, कि धीरे धीरे करके कंफर्टेबल होता गया, किया सीरियल। लेकिन उसके बाद भी पता लगा कि स्टिफनेस है मेरे अंदर, सीखना पड़ेगा। इत्तेफाक से उसी समय लखनऊ यूनिवर्सिटी से एक डिप्लोमा शुरू हुआ था, डिप्लोमा इन रंगमंच। तो मुझे पता लगा, मैं वहाँ से मैंने लॉ में एडमिशन लिया था, ग्रेजुएशन पूरा हुआ था, मतलब बहुत लेट जर्नी मेरी शुरू हुई है। लॉ में एडमिशन लिया और उधर पता लगा कि डिप्लोमा चल रहा है, मैंने उसमें एडमिशन ले लिया। अब उसमें जब मैंने एडमिशन लिया तो उसमें मुझे बहुत सारे ऐसे एक्टर्स और डायरेक्टर्स मिले जो थिएटर के नामचीन थे, लेकिन उनको ये पता लगा कि ये डिप्लोमा चल रहा, तो उन्होंने भी करने की इच्छा जाहिर की, क्योंकि उसमें एज का क्राइटेरिया नहीं था। तो उसमें बहुत सारे पुराने पुराने लोग, विनय श्रीवास्तव जी मिले, स्वतंत्र काले मिले, विजय तिवारी जी मिले, जो सब थिएटर के दिग्गज थे। तो वहाँ से हमने सीखना शुरू किया, पूरा डिप्लोमा किया 1 साल का। फिर उसके बाद एक थिएटर डायरेक्टर हैं पुनीत आस्थाना जी, उनकी वर्कशॉप चल रही थी, तो उसमें मैंने एडमिशन लिया। वहाँ से मेरा पहला प्ले शुरू हुआ, अलग जगह रखो। उसके बाद विनय श्रीवास्तव जी, जिनका नाम मैंने लिया है, उनकी संस्था थी संकेत,
उन्होंने मुझे त्रिशंकु नाम का एक प्ले दिया जिसमें मुझे लीड कैरेक्टर दिया, और मुझे पहले ही उससे वाहवाही मिलनी शुरू हो गई, खूब क्लैपिंग हुई। बस वहाँ से मेरा जोश बढ़ा और जर्नी चलना शुरू हो गई। लेकिन उस समय तक लखनऊ में मीडिया इतना होता नहीं था, तो दूरदर्शन करता था या छोटा मोटा और कुछ मिल गया तो करता था। उसी समय कोई एक प्राइवेट कैसेट कंपनी थी, उस समय मेट्रो चैनल चला करता था, तो प्राइवेट कैसेट कंपनी थी, उसने मुझे अपने एल्बम में लिया। भक्ति वाले एल्बम नहीं आते थे पहले, जैसे टी सीरीज़ का एल्बम आता था या और इस तरीके के आते थे, तो भक्ति वाला एल्बम था, उसमें मुझे लिया गया, मेरे ऊपर पिक्चराइज हुआ और वो हो गया हिट। जी। वो खूब चलने लगा, मेट्रो पे खूब रिपीट होता था। आपके तो भाव बढ़ गए उससे कि नहीं? भाव नहीं बढ़े, लोग पहचानने लगे, तो ये मुझे खुशी हुई। मुझे लगा कि मैं सही ट्रैक पे आ गया हूँ, सिंगिंग भी करता रहूँगा, लेकिन अब उसमें इतना तो आगे जा नहीं पाऊँगा, मतलब धीरे धीरे करके उस शौक के लिए करूँगा, लेकिन इसको इसमें चलना होगा, क्योंकि एक्टिंग एक ऐसी विधा है कि आप माइंड में भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, पढ़ के तैयारी कर सकते हैं, अकेले में फुसफुसा के तैयारी कर सकते हैं, शीशे के सामने खड़े होकर तैयारी कर सकते तो जो नए लोग सुन रहे हैं उनके लिए बड़ा काम की एडवाइस है। हैं। जी बिल्कुल, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंस्टीट्यूट से सीखें, कहीं से भी सीख सकते सही बात है, अगर पैशन है तो हैं। जी कहीं से, और लगन है तो कहीं से भी सीख सकते हैं। सो इस दौरान नॉर्मली देखा गया कि मिडिल क्लास के बंदे जब जाते हैं एक्टिंग में, अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड अगर अच्छा नहीं है हाँ। तो फिर दिक्कतें आती हैं। तो आपने भी कुछ दिक्कतें ऐसे फाइनेंशियल फेस की? देखिए, कहा जाता है ना कि जब वो टीन एज के बाद वाली एज होती है, वो थोड़ी सी भटकी हुई होती है, और हम लोग चूंकि मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो इतना गाइडेंस भी नहीं था, और उस समय कम फैमिलीज ऐसी हुआ करती थी जो अपने बच्चों को उस तरीके से, पूरी तरीके से करियर ओरिएंटेड बनाने के लिए गाइड कर सकें, जैसे आज के पेरेंट्स करते हैं। तो मैं भी भटका हुआ था, तो बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ, और मैं मुंबई भी गया, देखने के लिए गया, महीने 1.5 महीने के लिए गया। बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे मेरे पास, खाली 12,000 रुपये थे, तो मुझे लगा तो ये तो बड़ा समंदर है, अब इतनी जल्दी कुछ होना नहीं है। फिर वापस आया यहाँ पे, लेकिन करता रहा धीरे धीरे करके। और जहाँ तक आप फाइनेंस की बात कर रहे हैं, जिसको पैशन है उसके पास हो सकता है कि 4 करोड़ वाला भी एक बंदा आए जिसके पास फाइनेंस है, और वो भी एक्टर ना बन पाए, और हो सकता है किसान का बेटा भी जाके मुंबई में एक्टर बन जाए। सही। ये आपके जुनून और आपके पैशन पे डिपेंड करता है कि आप कितना आगे जाओगे। जी। और जो इस दौरान जो अनसर्टेनिटी होती है उसको हैंडल करने के लिए आपने कोई साथ में और भी चीज़ें की? हाँ बिल्कुल कि जब मैंने आपको बताया कि जब मैं मुंबई गया, तो कुछ ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई जो प्रोडक्शन करते थे, या असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे, या डायरेक्टर्स थे। तो कुछ भी देखिए ज़ाया नहीं जाता, कहीं ना कहीं से कुछ भी सीखने को मिलता है। तो एक मुझसे एक सीरियल आया करता था, झांसी की रानी, तो उसमें एक बंदा था जो कि प्रोडक्शन मैनेजर था। उसने मुझे समझाया कि, बोला कपिल देखो, मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूँ, मैं फिल्म्स का भी करता हूँ, मैं सीरियल्स का भी करता हूँ प्रोडक्शन, लेकिन उसके बाद भी मैंने बच्चों के कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग भी डाल रखी है साइड में, क्योंकि ये अनसर्टेन बिजनेस है, या आप कुछ भी प्रोफेशन है कह सकते हैं, तो अनसर्टेनिटी है, तो कुछ करना चाहिए। तो जब मैं मुंबई से लौटा, तो घर में चूंकि सबसे छोटा था, तो उसी समय शादी वादी की भी बात चलने लगी, और तब तक मैं अपनी एड एजेंसी डाल चुका था, साथ में एड एजेंसी चला रहा था। बहुत बढ़िया। सो आपने इतने साल तक काम किया, आपने अपनी एक पोजीशन बनाई, तो जो न्यू कमर्स हैं मार्केट में या जो सीखना चाहते हैं उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? भाई देखिए, न्यू कमर्स के लिए यही मैसेज है कि जल्दीबाजी मत करें, क्योंकि मेरे अंदर भी यही था। हम लोगों ने इसी के चलते कि जल्दी 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 सब कुछ मिल जाए, इसी के चलते बहुत सारा टाइम ज़ाया कर दिया, और ज़्यादा टाइम लग गया। सब कुछ मिल जाए से मतलब? सब कुछ मिल जाएगा मतलब अर्ली मिल जाए। क्या पैसा, नाम या ना मतलब एक्टिंग में अगर आप गए हैं, तो एक्टिंग में होता क्या, जब न्यू कमर जाता है ना, जब आप 70 mm पे फिल्म देखते हैं ना, तो मान लीजिए आप अजय देवगन को देख रहे हैं या शाहरुख खान को देख रहे हैं, तो उस समय वो जो न्यू कमर होता है, वो अभी के बच्चे तो फिर भी बहुत समझदार हो गए, उस समय के लोग अपने आप को ही देखते थे। शाहरुख खान फाइट कर रहा तो उन्हें लगता था मैं फाइट कर रहा हूँ, या मैं रोमांस कर रहा हूँ। तो उनको बस ये लगता है कि मैं मुंबई उतरा और मुझे ज़्यादा नहीं, 2-3 महीने में मैं भी शाहरुख खान बन जाऊंगा,
या सलमान खान बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो उसके लिए तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, सालों लगाने ही पड़ेंगे, और हो सकता है सालों ना भी लगे। अगर ये सब डिपेंड करता है ग्रेस्पिंग पावर पे, आपकी ग्रेस्पिंग पावर कितनी है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतने साल करने के बाद ही एक्टर बनता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने कई बार कुछ ऑडिशंस भी लिए जिसमें कुछ नए बच्चे ऐसे आए जिन्होंने ऐसी कमाल की एक्टिंग करी बॉर्न कि एक्टर। हाँ, बॉर्न हो या उन्होंने स्टडी करी हो। जी। मैंने क्या कहा कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप एफटीआईआई जाएँ, इंस्टीट्यूट जाएँ या किसी और जगह से शिक्षा लेने जाएँ तभी आप एक्टर बन सकते हैं। आपकी समझ होनी चाहिए। आज तो यूट्यूब पड़ा हुआ है, इतने सारे चैनल्स पड़े हुए हैं, इतने सारे लेसन्स पड़े हुए हैं, कहीं से भी आप सीख सकते हैं अगर आपको सीखने की तमन्ना है, लेकिन प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अच्छा, एक बात बताइए, जब छोटे शहर से लड़का या लड़की बॉम्बे गए, तो क्या इनको आइडिया भी होता है कि जाके बॉम्बे में कांटेक्ट किसे करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म है? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, आज की डेट में तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, यूट्यूब हाँ, हो उस गया, वो समय सब। नहीं था। उस समय उस समय नहीं था। आज की मैंने क्या कहा कि आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं। जो हमको आपको नहीं पता होगा वो सब पहले से पता करके, सबकी मेल आईडी निकाल के, कौन कास्टिंग डायरेक्टर है, कौन क्या है, कहाँ जाना, क्या ये तिकड़म काम हाँ। करती है? प्लान करके रखते हैं। करती भी है और नहीं भी करती। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो करेगी, नहीं टैलेंट है तो नहीं करेगी। तो ये हम लोगों के समय में क्या होता था कि हम लोगों के समय में नया-नया पेजर आया हुआ था खाली, वो भी सबके पास था नहीं। जी। तो लैंडलाइन हुआ करता था। तो अगर आप बॉम्बे गए भी हैं तो आप पहले तो फ़ोन मिलाइए, क्योंकि तब कास्टिंग डायरेक्टर्स भी नहीं हुआ करते थे। तब आपको डायरेक्टर को या उसके असिस्टेंट को डायरेक्ट फ़ोन मिलाना होता था। तो आप वो जल्दी भाव ही नहीं देंगे, अभी बिज़ी हैं, अभी ये हैं, वो हैं। तो फिर आप ऑफ़िस चक्कर लगाते थे। फिर आप फ़ोटोज़ निकलवाते थे स्टूडियो से। उसके पीछे आप नाम, पता, अपना फ़ोन नंबर, बगल का जो जनरल स्टोर पे फ़ोन लगा रहता था, उसका नंबर आप देते कि शायद कॉल आए। तो उसमें बहुत मिसगाइडेंस भी होता था। लेकिन अभी क्या, लोग अर्ली में ज़्यादा है। जल्दी सब कुछ पा लें, जल्दी से एक्टर बन जाएँ। इसीलिए वो जो तासीर है ना, जो आत्मा थी फ़िल्म की, वो धीरे-धीरे मुझे लगता है कम होती जा रही। अच्छा, आपने तो इतने सारे लोगों के साथ में काम किया, सो आप किसके साथ में काम करना सबसे ज़्यादा आपको पसंद आया? देखिए, वैसे तो अगर डायरेक्टर्स की बात करेंगे तो मुझे सभी डायरेक्टर्स के साथ काम करने में मज़ा आया है, लेकिन सबका अलग-अलग तरीका होता है। कोई आपको एक्टिंग में लिबर्टी देगा, कोई आपके ऊपर प्रयोग करेगा, कोई जो है दूसरी तरीके से कोई आपको स्क्रिप्ट ही नहीं देगा, इम्प्रोवाइज़ कराएगा। तो मुझे जो मज़ा आया, जैसे मैंने अनमोल सिन्हा जी के साथ काम किया, वो आपकी एक्टिंग पे कभी कुछ नहीं बोलेंगे। वो कहेंगे, उनसे पूछो भी कि सर ये ठीक था यो, नो नो आई डोंट नो, आई एम वेरी बैड एक्टर। वो ऐसे बोल देते कि ये आप समझिए कि आपने क्या अच्छा किया। जो सुभाष कपूर जी हैं, सुभाष कपूर जी का तरीका अलग है बिल्कुल। सुभाष कपूर जी इन्हांस करते हैं आपको, अच्छा ऐसे बोल के देखो, अच्छा इसमें लखनवी टोन डालो, अच्छा इसमें थोड़ी सी अवधी मिक्स करो, फिर आपको एक चरम पे लाके वो छोड़ देंगे। उनका कास्टिंग सेंस बहुत अच्छा है और वो बहुत अच्छी कास्टिंग करते हैं। और तीसरा, मुझे अनुराग कश्यप जी के साथ काम करके बहुत मज़ा आया। एक्टर्स में मुझे आयुष्मान खुराना जी बहुत मज़ेदार लगे। मतलब वो बहुत हल्का रखते हैं माहौल को, हंसी मजाक भी करते हैं। उनके अंदर एक बच्चा है, इनोसेंसी रहती है। बहुत। सो आप एन्जॉय करते हैं अपने काम को पूरी तरीके से? काम को एंजॉय करता हूँ। और जितना अभी जो न्यू कमर डायरेक्टर्स आ रहे हैं या जो आजकल के डायरेक्टर्स हैं, वो बहुत हम्बली काम भी करते हैं, क्योंकि उनको अच्छा काम चाहिए। वो पहले वाले ज़माने की तरह नहीं कि गालियाँ दे रहे हैं, रोल पे सिनेमा शूट हो रहा है तो उनका रोल बर्बाद हो रहा है तो गालियाँ दे रहे हैं। उन्हें मालूम है कि अच्छा काम निकालना है, तो आपको हमेशा बकअप करेंगे। बहुत। सो अगले पार्ट पे हम लोग चलते हैं, जहाँ पे हम प्लान योर वर्ल्ड के साथ में जो फाइनेंशियल पार्ट है उसके ऊपर आपकी नॉलेज को थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट कैसे करते हो आप? देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैंने अपना काम साथ में शुरू किया था, क्योंकि ये मुझे शुरू में ही पता लग गया था कि खाली एक्टिंग से काम चलने वाला नहीं है। एक्टिंग एक आर्ट है जो आपको वक्त-वक्त पे मिलेगी। तो मैंने एड एजेंसी डाली, पैसा भी कमाया उससे, लेकिन मैंने उसको इन्वेस्ट कर दिया था प्रॉपर्टी में, और उसमें हो गया मेरे साथ फ्रॉड। तो वो सारा पैसा मेरा चला गया। जी। उसके बाद नोटबंदी हुई, कोरोना हुआ, और स्थिति वैसे हो गई। तो फिर अब जिस हिसाब से आपके पास इनकमिंग होती है, उस हिसाब से आप थोड़ा-थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कहीं न कहीं करते हैं। तो प्रॉपर्टी में मैंने पहले तो किया था। बाकी तो
पैसा मेरा भी हाथ बहुत खुला हुआ है और मैं पैसा खर्च करने में मैं भी बहुत तेज़ हूँ। जब आ जाता है तो खूब खर्च करता हूँ और जब नहीं आता है तो कई सारे लोग ऐसा भी सोचते होंगे कि यार कपिल तो बिल्कुल कंजूस हो गया, इसके मैं जेब से पैसा नहीं निकलना है, तो ऐसा भी हो जाता है कई बार। तो छोटी छोटी सी कुछ SIPs है वो डाल रखी है, शेयर मार्केट में भी कभी कभी थोड़ा बहुत डाल देता हूँ, यही है। सो आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपने बिजनेस में किया, एसआईपी में किया या शेयर मार्केट में? प्रॉपर्टी में किया था जो कि फ्रॉड हुआ मेरे साथ, वो पैसा आपको बिजनेस से मिला था? वो बिजनेस से मिला। वो बिजनेस से मिला था। सो आपने जो भी अपनी एड एजेंसी चलाई उसमें सबसे पहला इन्वेस्टमेंट उसमें आपने किया? हाँ, एड एजेंसी में, एड एजेंसी में मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक पैसा नहीं था। मैं यूं ही निकला था मार्केट में काम करने के लिए और उससे पहले मैंने 2 साल एक एड एजेंसी में जॉब की थी एक्सपीरियंस लेने के लिए। जी। तो मैं जब निकला मार्केट में तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैं उन्हीं क्लाइंट्स के पास गया जो उस एजेंसी से करता था। तो ट्रस्ट बन चुका था, तो उन्होंने धीरे धीरे बिजनेस मुझको दिया, एडवांस में पैसा दिया, फिर वहाँ से जर्नी शुरू हुई थी। उसी पैसे को मैंने रोल अप करके रोल अप करके रोल अप करके बढ़ाया था। लेकिन उतार चढ़ाव बिजनेस में आते हैं, तो नोटबंदी हुई, मेरा एक्सपर्टीज़ रेडियो एडवर्टाइजिंग पे था, रेडियो डाउन हुआ, सोशल मीडिया बढ़ा, तो उस सब से जो है अभी बहुत सफ़र हुआ काम। तो मुझे फिल्मों ने संभाल के रखा जी। उस टाइम पे। अब अगर मैं बोलूं कि सबसे एक गलती जो फाइनेंस में जो आपको याद रही एक प्रॉपर्टी वाले के अलावा, कोई ऐसी गलती जो आपको लगा कि नहीं ये गलती नहीं करता, काश तो मैं आज और अच्छा होता? सेविंग नहीं करता हूँ, यही सबसे बड़ी गलती है। अच्छा, सेविंग का तो मैं समझ सकता और हूँ। बाकी प्रॉपर्टी वाली ही गलती है। बाकी तो देखिए सभी की लालसा होती है कि वो कार खरीदे, अच्छा फ़ोन खरीदे, ही खरीदते वो खरीदे, तो वो मेरा थोड़ा सा है। कभी कभी मुझसे घर वाले भी बोलते हैं कि यार तुम क्यों फालतू का पैसा उड़ाया करते हो, इसको थोड़ा सा सेव करो। जी। लेकिन नहीं हो पाता है, वो कई बार मन मचलने लगता है। मेरी शॉपिंग की बड़ी गंदी आदत है। अब जब फाइनेंस की पुरानी गलतियों से उबर के आए, तो आने वाले समय के हिसाब से अगर पूछूं तो आपको फाइनेंशियल नॉलेज की या अवेयरनेस की इम्पोर्टेंस कितनी लगती है किसी की लाइफ में? देखिए, फाइनेंशियल जो नॉलेज है उसकी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, सबकी लाइफ में होनी चाहिए। और जब आपकी धीरे धीरे करके एज बढ़ती है, आप एक्सपीरियंस लेते जाते हैं, तब समझ में आता है कि आप पीछे क्या छोड़ आए हैं। सही समय से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तभी आप सक्सेस होंगे। और इसीलिए आप जब बच्चे छोटे होते हैं आप उनको बताना शुरू कर देते हैं कि बेटा अभी से शेयर में करो या SIP ले लो, या कहीं भी ऐसा करो कि जहाँ पे पैसा चलता रहे थोड़ा थोड़ा। सो आप इन्वेस्टमेंट करने का आपका अपना एक तरीका है, तो ये तरीका जैसे आप मानते होंगे, मान लीजिए FD अच्छी है या म्यूचुअल फंड अच्छा है या कुछ भी अच्छा है जो आप इन्वेस्टमेंट करते, ये सीखा कैसे आपने? सर, सीखा मैंने किसी से नहीं है, बस अपने आप देख देख के मेरी थोड़ी सी रिसर्चिक प्रवृत्ति रही है। और मैंने जो SIPs भी ली हैं वो मैंने किसी एडवाइज़र से नहीं ली, ना मैंने किसी से बात करके ली है। अपने आप रिसर्च करी और छोटी छोटी सी लेके डाली, 2-3 मैंने कहा डाल के देखते हैं, तो अभी तो वो प्रॉफिट में ही चल रही हैं। तो लेने के लिए किसी एडवाइज़र के पास गए, बैंक के पास गए, कहाँ? किसी के पास नहीं गए, ऑनलाइन ली मैंने और प्रॉफिट में चल रही। ऑनलाइन किससे? कंपनी से लिया, बैंक के जरिए लिया? कंपनी से लिया डायरेक्ट। आपका जो प्लान है उसमें डायरेक्ट वर्ड लिखा है या नहीं? लिखा हुआ। ये बहुत अच्छी बात है कि आप डायरेक्ट ले रहे हैं, बिकॉज आपको पता ही है कि डायरेक्ट अगर नहीं लेते हैं, रेगुलर प्लान लिखा है, तो ब्रोकरेज की वजह से जो नुकसान होता है वो कम से कम 25 से 30% का नुकसान होता है। लोगों को पता ही नहीं इसके बारे में। मुझे भी ये नहीं पता था। मुझे ये ज़रूर पता था कि कोई भी, चाहे LIC के प्लान हो, कोई इंश्योरेंस प्लान हो या म्यूचुअल फंड हो, अगर एडवाइज़र मतलब जो एजेंट कहेंगे, एडवाइज़र नहीं, अगर एजेंट कर रहा है तो बिना उसके तो कर नहीं रहा होगा। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे एजेंट्स देखे हैं जिन्होंने एजेंटगिरी कर करके कार, बंगला, मकान सब बना लिया। तो आता कहाँ से आएगा, तो हमारे ही पैसे में से कट के जाएगा ना। तो ये मुझे पता रहता है कि यहाँ कमीशन रहता है मोटा इन लोगों का। जी। तो मैंने इसलिए डायरेक्ट खुद ट्राई किया कि लेके देखते हैं। ये समझ सबको होनी चाहिए इंडिया में, बिकॉज लोगों को ये पता ही नहीं। ऐसे भी लोग बोलते हैं कि कंपनी अपनी तरफ से दे देती है, हमसे क्या मतलब। अच्छा, एडवाइजर के तौर पे अगर बोलें तो आपको लगता है आपकी लाइफ में कोई एडवाइजर होना चाहिए? होना फाइनेंशियल एडवाइजर? चाहिए जिसको नॉलेज ज़्यादा हो, क्योंकि
फाइनेंस का जो क्षेत्र है वो इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना बड़ा क्षेत्र है कि समझ में नहीं आता, वो उलझ जाते हैं उसी में जाके। तो जो छोटी छोटी चीज़ें, मतलब अगर मुझे भी देखिए तो मुझे शायद 5% की नॉलेज होगी जिससे मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर वही एडवाइज़र होता है तो आप हो सकता है उस चीज़ को और बेहतर तरीके से कर सकें। अब जैसे शेयर की बात ले लेते हैं। शेयर में जब मैंने ऐड एजेंसी चलानी शुरू की थी तभी मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, लेकिन आज तक प्रॉफिट में, अभी वो शेयर मार्केट बढ़ी है तो अब जाके थोड़े से प्रॉफिट में आया। पहले मैं भी ऐसे ही कह देता था, शेयर मार्केट के जो हमको बीच वाले होते थे एजेंट, उनसे कह देता था कि मेरे पास अच्छा अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हैं, ले लो जो तुम्हें शेयर लेना हो, जो तुम्हें लगता हो कि बढ़ जाएगा। और वो शेयर आज भी गिरे पड़े हुए हैं, ऐसे गिरे पड़े हुए हैं कि अगर 1,000 रुपये का एक शेयर था तो वो आज 10 रुपये पे आ चुका है। लेकिन फिर जब हमने अपने विवेक से हमने कहा कि चलो इसका लेते ट्राई करते गए तो अभी थोड़ा सा प्रॉफिट में आया। अच्छा, आपको लगता है कि कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र आपकी लाइफ में या आपको बेहतर ज़िंदगी देने में इंटरेस्टेड होता है? फाइनेंशियल एडवाइज़र अपनी तरफ से तो नहीं होगा, बिना उसके मनी के या बिना पर्सनल इंटरेस्ट के, मुझे लगता है। अच्छा, आपकी नज़र में सेफ़ इन्वेस्टमेंट कौन से हुए? सेफ इन्वेस्टमेंट तो अब जो मैं कह रहा था, लेकिन उसमें तो मैं गच्चा ही खा गया। मैं प्रॉपर्टी को सेफ इन्वेस्टमेंट समझता था कि प्रॉपर्टी सबसे जल्दी बढ़ती है। अच्छा, लिए ही इसी पर्पस से था कि बच्चे बड़े होंगे तो उनके लिए तब तक कि वो लाखों रुपए की हो चुकी होती है, करोड़ों रुपए की हो जाती। गोल्ड सेफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, या इस तरीके की जो चीज़ें हैं। म्यूचुअल फंड तो देखिए बिल्कुल भी सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। मतलब उसमें प्रॉफिट में आप आ जाओगे, लेकिन कभी आपको प्रॉफिट दिख रहा हो सकता है बहुत, और तो कभी आगे अगर बोले, जैसे आपकी बातों से मुझे जो एहसास हो रहा, थोड़ा सा इधर का पता है, थोड़ा सा उधर का पता है, कभी कोई फॉर्मली लगा नहीं कि इसके बारे में डिटेल में जानकारी होनी चाहिए स्ट्रक्चर्ड मैनर में, कि मुझे एक एक चीज़ की जानकारी हो और व्यवस्थित तरीके से मैं अपना प्लान खुद बना सकूं? कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई? सर आती है, और उसके लिए रिसर्च भी करते हैं, लेकिन यूट्यूब देख देख के रिसर्च करते हैं। मतलब आपको लगता है यूट्यूब पे कभी कोई काम की चीज़, बिल्कुल अच्छी काम की चीज़ बन मिल सकती है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट? कभी कभी मिल जाती है। कभी कभी। हाँ, जो कुछ अच्छे जो कुछ निस्वार्थ रूप से बनाने वाले वीडियो लोग होते हैं उनसे मिल जाती है कभी। कितनी वीडियोस देखने के बाद या कितने घंटे चलाने के बाद ये मिलता है लगभग? ये अच्छा क्वेश्चन है। आ, रात में बड़ी देर देर तक, जब भी मैं रात में लेटता हूँ उसी टाइम पे ये सब, जैसे लोग फिल्म्स देख रहे होते हैं उस समय। तो अमूमन कितने दिनों में एक अच्छी वीडियो मिल पाती है जो काम की होती है? अमूमन कभी कभी 15 दिन में ना मिले कहिए, और कभी कभी कहिए 2-3 दिन में लगातार आ जाए। अभी आपके जीवन में जहाँ पे भी जो मुकाम आप हासिल करना चाहते हैं, उसके कितने साल आपके हिसाब से वो बचे हुए हैं? मेरे हिसाब से तो अगर मान के चलिए तो बहुत ज़्यादा तो 12-15 साल, मतलब टोटल मेरे पास है, जिसमें आपकी वर्किंग कंडीशन अच्छी होती है, बॉडली आप काम कर सकते हैं। उसके बाद तो रिटायरमेंट हो ही जाता है। 60 के आसपास अगर आप आ जाते हैं तो धीरे धीरे क्षमताएं कम हो जाती हैं। तो एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे मान लिया आपका आज के डेट में आप अच्छा काम कर रहे हैं, एक सेविंग्स आ रही है, तो ये 12-15 साल जो भी हैं, इसमें ट्रायल एंड एरर से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए या इसको पढ़ाई करके ढंग से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? और तो पढ़ाई करके ही चाहिए। तो आपके हिसाब से फाइनेंशियल नॉलेज आने में कितना समय लगता होगा? सर मुझे तो ये बहुत गहरा समंदर लगता है, तो मुझे लगता है कि डूबते चले जाओ, लेकिन मिल ही नहीं रहा। और ऐसे ऐसे लोग भी मैंने देखे जिनके पास मनी थी, उनको नॉलेज नहीं थी। अब उनकी किस्मत ने गेम खेला या उनके पैसे ने गेम खेला। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एकदम से शेयर में 15 लाख 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, और मुझसे बताया भी कि मैंने अपने एम्प्लॉय की सैलरी कोरोना भर में इसी से निकाली। जी। जबकि नॉलेज नहीं थी, उन्होंने गेन हम ही लोगों से पूछ के किया, लेकिन उनकी जो भी स्ट्रेटजी काम करती रही, वो भी या तो उन्होंने झूठ बोला कि मुझे नॉलेज नहीं। सो अगर 15 साल की बात करूं तो इन 15 सालों में कितना पैसा इकट्ठा हो जाना चाहिए कि कपिल भाई का पूरा जिंदगी आराम से चल जाए? आ, अगर देखिए, अगर बच्चे सेटल हो जाते हैं, मान लीजिए बच्चे सेटल हैं, बच्चे अपनी ज़िंदगी अगर क्यों हो ही जाएंगे मान लीजिए। हाँ, मतलब बच्चे से सेटलमेंट के बाद जो है
उनकी अपनी ज़िंदगी चलती है, वो अपनी ज़िंदगी देखते हैं, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, बसते हैं हस्बैंड वाइफ। जो आने वाला समय होगा, जो खर्चा अभी 20,000 रुपये में, अगर एक हस्बैंड वाइफ का नॉर्मल खर्चे की हम बात कर रहे हैं कि मतलब अगर वो खाता है पीता है थोड़ा बहुत घूम लेता है पहन लेता है, मान लीजिए 20-25 हज़ार रुपये में, नॉर्मल की बात कर रहे हैं, बुढ़ापे वाली बात, वो अभी जवानी की नहीं कि वो कितना खर्च करते, 20-25 हज़ार में चलते हैं, तब चलेगा लगभग 40-50 हज़ार रुपये में। तो अगर हम कैलकुलेशन करें तो एक साल में कम से कम 6 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, और 10-12 साल में जो है वो कितना हो जाएगा, आप खुद अंदाज़ा लगा 10 सकते हैं। साल में महीने का 1 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ हर 10 साल में आपका खर्चा डबल होता है। हाँ, तो जो आप तो वो 50 कम या- से कम 10-12 करोड़ हो जाएगा अगर ऐसे जोड़ेंगे तो। सच्चाई तो यही है ना, 10-12-15 करोड़। सच्चाई यही है, लेकिन आपको बैंकर और एजेंट नहीं बोलेंगे, बिकॉज बोल देंगे तो फिर उनका काम ही खत्म हो जाएगा। बिकॉज ना तो वो हो सकता है और ना एक आदमी फिर इन्वेस्टमेंट करेगा। सो कोई आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में इंटरेस्टेड है या प्लान बेचने में? प्लान बेचने। प्लान बेचने में। अच्छा, एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि रिटायरमेंट की उम्र होती है या पैसे से रिटायर होता है आदमी? सवाल को मैं दोहरा देता हूँ। 60 बस की समझ उम्र गया। हो गई तो रिटायर हो गए, या नहीं। पैसा नहीं है और 60 पे रिटायर? नहीं नहीं, आजकल के तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने गेनिंग की है, वो अपना रिटायरमेंट 35 साल की उम्र में ही देख रहे हैं, जी 30 साल की उम्र में ही देख रहे हैं, 40 साल की उम्र में ही देख रहे हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग टू फाइनेंस। जी तो रिटायरमेंट की उम्र तो नहीं होती है, सरकारी में होती है कि भाई सरकारी में आप 60 के हुए 65 के हुए तो पैसे से रिटायरमेंट होगा। हाँ, आपका कितना कॉर्पस होगा, कितना फंड इकट्ठा होगा तो रिटायरमेंट हो जाएगा? मतलब ये बात तब की आप पूछ रहे हैं कि जब आपने जैसे- बच्चों को सेटल करके उनकी शादी कर दी उसके बाद की, या उसके पहले की? आप किसी पे भी कर लीजिए, आप सिर्फ अपनी बात कर लीजिए कि जब शादी कर दी, सेटल कर दिया, शादी कर दी, उसके बाद सिर्फ आपके लिए रिटायरमेंट का पैसा कितना होगा तो कपिल जी ये बोलेंगे कि मैं आज रिटायर हो सकता हूँ? भाई हमारे लिए तो देखिए, अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो हमें अपने आर्ट का पैशन है, बाकी मुझे ये लगता है कि यहाँ अगर 50-60 हज़ार रुपया महीना आ रहा, महीने की हम बता रहे हैं, वो चाहे शेयर का प्रीमियम से आए या कैसे भी आए, उतना इन्वेस्टमेंट है, होना चाहिए, करना पड़ेगा धीरे धीरे करके, तो उतना आए। शेयर क्यों? क्योंकि शेयर में मुझे लगता है कि जल्दी बढ़ जाएगा बढ़ता भी है कभी कभी, कभी कभी, और नहीं बढ़ा तो? नहीं बढ़ता तो लॉस भी होता है, लेकिन मैं क्यों नहीं? ट्रेडिंग अलाउ नहीं करता, मतलब अपने लिए मैं ट्रेडिंग अलाउ नहीं करता हूँ। तो म्यूचुअल फंड क्यों नहीं? तो म्यूचुअल फंड में भी डालता हूँ। अच्छा, फंड मैनेजर से ज़्यादा रिटर्न निकलता है आपका या कम? फंड मैनेजर्स मतलब इससे म्यूचुअल फंड में शेयर और म्यूचुअल फंड में, जी म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न निकला है शेयर के बनस्पत। कितने साल में? 5 साल में, ईयर ऑन ईयर 4-5 साल। ईयर ऑन ईयर तो नहीं, टोटल कैलकुलेट किया है जितना भी है इन्वेस्टमेंट, वो मतलब बताना तो नहीं चाहिए वैसे, कोई लेकिन बात नहीं, हम नंबर्स पे नहीं जाएंगे। मतलब लगभग वो 100% किसी में बढ़ चुका है और किसी में वो 70% बढ़ा। तो कितना पैसा आपके पास में हो कि आप रिटायरमेंट ले सकते हैं? हम वापस उस सवाल पे आते हैं। भाई देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा ही पैसा हो, और बहुत की नहीं तमन्ना है, तब भी इतना पैसा हो कि जिसका इंटरेस्ट आए, जिससे चल सके। तो भी आप मान लीजिए कि कम से कम उस समय के हिसाब से 4-5 करोड़ रुपए तो होने ही चाहिए। 4-5 करोड़ रुपए होने चाहिए। सो मैं अपने कैलकुलेटर पे आपके लिए 2 चीज़ें करता हूँ। मैं आपके लिए इसको करता हूँ कि अगर 4-5 करोड़ रुपए की बात करते हैं, तो अभी आपकी उम्र है 45 और 46। अभी आपकी उम्र है 46 की, और हम लेते हैं 14 ईयर्स फॉर रिटायरमेंट। तो 14 साल में अगर हम बात करें 4 करोड़ रुपए की, सो ये 4 करोड़ रुपए आपके लिए सफिशिएंट होंगे, आप हस्बैंड वाइफ के लिए 79 की एज। 79 की एज तक तो उसके आगे का कौन सोचता है, पता नहीं तब तक रहे ना रहे, जिंदगी रहे ना रहे। और आपकी वाइफ ये बात भी सही है। सो अगर उन्होंने सुन लिया तो खाना नहीं मिलेगा। ये बात बिल्कुल तय है। भाई हम लोग सिर्फ अपनी बात करते हैं कि हाँ हम रिटायर हो जाएंगे, हम चले जाएंगे ऊपर, क्योंकि अच्छा अगर पैसे हो
तो क्या 79 पे टिकट कटवाना चाहेंगे? सर वाइफ भी तो अपना सोच रही होगी ना कहीं अपना इन्वेस्टमेंट सोच रही होगी, अपना इन्वेस्टमेंट। उनका रिटायरमेंट प्लान तो आप ही है। नहीं, उनका रिटायरमेंट प्लान तो वो अपने हिसाब से बनाएंगी ना। आजकल के एरा में सब इंडिविजुअलिटी चल गई है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉडकास्ट वो ना देखें, वरना उसी दिन वकील मिलेगा आपको। दूसरा हमारा एक कैलकुलेटर है जो आपको बताता है, मैं आपको बताऊं कि कितना पैसा लगता है। सो 46 की एज पे अगर आप रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, 50,000 का हमने खर्चा ले लिया है। सो 60 की उम्र में जब हम लोग बात कर रहे हैं जिस उम्र में रिटायर होने की, तो अगर फिक्स डिपॉजिट से आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो लगभग आपको 5.5 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी मिनिमम। इसमें टैक्स कंसीडर नहीं किया हुआ है। म्यूचुअल फंड से अगर जाते हैं तो 4 करोड़ रुपए, रेंटल से जाते हैं तो 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। रेंटल मतलब रेंटल इनकम, रेंटल इनकम अगर कोई बनाते हैं, आज से अगर बनाते हैं तो 1 करोड़, उस वक्त बनाते हैं तो 4.5 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। ओके। और अगर कोई पैसिव इनकम बना लेते हैं, ऑल्टरनेट इनकम बना लेते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को कंटिन्यू कर लेते हैं, तो 40-50 लाख पे भी रिटायरमेंट संभव है अगर कोई रिप्लेस कर ले। अब ये पैसा 40-50 लाख पे, जी 40-50 लाख पे 40-50 लाख पे मुद्दा- रिटायरमेंट संभव है। बिल्कुल संभव है। मुद्दा ये है प्लान नहीं बिकेगा। मुद्दा यह है कि रिटायरमेंट हमें खुद प्लान करना पड़ेगा। क्या इंडिया में कोई प्लान है रिटायरमेंट का? एक भी प्लान नहीं है। सर कहते तो बहुत सारी कंपनियां हैं कि आपके रिटायरमेंट का प्लान और आप इतना जमा करिए उसके बाद आपकी इनकम इतनी। मैं आपसे ये कहूँ कि ये कब तो यहाँ तक का है, चाय आपको यहाँ तक का मिलेगी और ईयर ऑन ईयर ये घटेगा। बिल्कुल घटेगा, उसकी वैल्यू घटेगी। 46 की आपकी उम्र है, 21 की उम्र में आपने पहला पैसा कब कमाया? पहला पैसा कब कमाया? पहला पैसा मैंने ट्यूशन करके कमाया था। कितने रुपए कमाए थे? 250-300 रुपये। उस वक्त महीने का घर का खर्चा क्या रहा होगा? भले पापा मम्मी चलाते थे, उस अंदाजा वक्त जो हमारे फादर जब रिटायर हुए थे वो बैंक मैनेजर थे और चीफ मैनेजर होकर रिटायर हुए थे, तब वो शायद 10 या 11 हज़ार रुपये पर रिटायर हुए थे। आज अगर 91 के आसपास, 89 या 91 कुछ ऐसे था। आज अगर आपसे बोलूं कि आप 10,000 में महीने का खर्चा चलाएं तो संभव है क्या? बिल्कुल संभव नहीं है। आज की डेट में 40,000 50,000 में चलाना मुश्किल हो जाता है। 60 की उम्र में अगर 50,000 है और पूरी जिंदगी कंटिन्यू करेगा तो घर कैसे चलेगा? जितने पेंशन प्लान है वो यही करते हैं, वो तो पूरी जिंदगी सेम दे रहे हैं, तो आप घर कैसे चलाओगे? अब मेरा सवाल यह है कि प्लान इंपॉर्टेंट है या आपकी जिंदगी? जिंदगी इम्पोर्टेंट है। इसके लिए खुद पढ़ना पड़ेगा, कोई उपाय ही नहीं है। 6 घंटे में आप सीख सकते हैं, आप सीखना चाहें हम आपको वैसे भी मनी IQ क्लास के आपको कूपन्स देंगे, आपको हम मनी वाइज ब्लूप्रिंट के 6 घंटे कितने, मतलब डेली? टोटल 6 घंटे में टोटल अंडरस्टैंडिंग। 6 घंटे? उसके बाद आप एडवांस लेवल तक जाना चाहें तो आपको ओके ओके। लेकिन इतना तय है कि एक नॉर्मल जो एजेंट एडवाइजर घूमते हैं उनसे ज़्यादा नॉलेज आपको इन 6 घंटों में आ जाएगी। तो बिल्कुल क्यों नहीं सीखना चाहेंगे, बिल्कुल ज़रूर आप सीखना चाहिए। सीखें। आपके साथ बहुत अच्छा लगा हमें जी, बात हमें भी। करके। और आप कोई मैसेज देना चाहें जो भी न्यू कमर्स हैं उनके लिए, स्पेशली जो सीखना चाहते हैं, जो पैशनेट हैं, उनके लिए कोई मैसेज कपिल जी की तरफ से? जी बिल्कुल, मैं मैसेज देना चाहूँगा अपने व्यूवर्स को कि सबसे पहले तो कैटेगराइज करना शुरू करिए। होता क्या है कि आपने सिर्फ आपको एक्टिंग दिखती है या आप सोचते हैं मैं फिल्मों में चला जाऊँगा। फिल्मों में नहीं चला जाऊँगा, आपको थिएटर करना है, आपको कैमरामैन बनना है, आपको डायरेक्टर बनना है, आपको राइटर बनना है, आपको न्यूज़ रीडर बनना है, आपको पब्लिक रिलेशन में जाना है। उसके हिसाब से आप प्लानिंग करिए पूरी, उस हिसाब से आपको चलते जाना है। और आपको ये भी बता दें कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना भी मेरे हिसाब से गलत नहीं है, लेकिन उसको एक्टिंग से कंपैरिजन मत करिएगा। हो सकता है आप लाखों रुपए कमा रहे हो, लेकिन एक्टिंग फील्ड में जाना है तो फिर आपको सीखना ही पड़ेगा। चाहे हम निरंतर प्रोसेस करके सीखें। वो छोटी छोटी जो रील्स होती है ना, आपको ये भी बताऊँ सर कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स भी हैं जो रील्स बनाते हैं जिनको लोग जानते नहीं हैं, तो उनको लगता है कि यार ये तो बड़ी अच्छी रील आ रही है। और अभी मैं किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ऐसे 1-2 चैनल हैं जो NSDN ने बना रखे हैं और वो लोग अपने गिग्स बना के अपनी एक्टिंग के वो बना के डालते हैं। अब वो कभी जब फिल्म में नज़र आ जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि अरे यार ये तो इन्फ्लुएंसर था, उसमें देखो आ गया जी, और यार अच्छी एक्टिंग भी कर दी। तो यहाँ पे बड़ा खेल चल रहा है, एक्टर्स भी बना रहे हैं, नॉन एक्टर्स भी बना रहे हैं।
अब जो फिल्म वाले हैं उनको क्या चाहिए होता है आजकल की डेट में, थोड़ा सा बताना चाहूँगा। वो क्यों लेते हैं इन्फ्लुएंसर को? क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का मतलब ही ये हो गया कि प्योर शुद्ध बिजनेस, जी, शुद्ध, जैसे आप फाइनेंस की बात कर तभी रहे थे तो ना। पैसे दे पाएंगे। हाँ, तो उनको फाइनेंस चाहिए। तो अब उन्होंने देखा कि इस इन्फ्लुएंसर के 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, इसको ले लेते हैं फला रोल में। 5 मिलियन ऑडियंस इसकी तो हमें मिलेगी ना। तो आप इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक नई मार्केट भी ओपन कर रहे हैं। लाइव मार्केट ओपन नहीं कर रहे हैं, ऐसा चल रहा है। इंडस्ट्री वाले ये करना शुरू कर चुके हैं। आज की डेट में कास्टिंग में पूछा जाने लगा कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, जो कि बहुत ख़राब चीज़ है। आप एक्टिंग स्किल देख के लाइए, लेकिन नहीं, मैंने क्या कहा कि वो शुद्ध बिजनेस है फिल्म इंडस्ट्री, तो वो ये करेगा ही करेगा। और कई लोग ये कहते हैं कि हम तो एक्टर बहुत अच्छे हैं, हमें छोटे छोटे रोल मिलते हैं। अरे तो बिकने वाले ब्रांड बनो ना, मिलेंगे बड़े रोल। एक एक सज्जन कहते हैं इस बात को कि काम बड़ा नहीं होता, आप छोटे छोटे काम करते हैं वही बड़े होते तो वही तो ब्रांड बनाना पड़ता ना। आपको क्या लगता है कि कोई कंपनी एक दिन में ब्रांड बन जाती? कितना घिसने के बाद जब उसकी मार्केटिंग कर करके ऊपर तक ले जाया जाता तब बनती ना। हैं। बिल्कुल। तो सर, अगर मेरे अंदर मान लीजिए टैलेंट भी है तो दिखते 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 सालों बाद सामने आएगा ना। बिल्कुल। और उसके लिए उतने ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे, जो ज़्यादा कर लेता है उससे ज़्यादा मिल और जाता सोशल मीडिया से हेल्प मिल जाएगी बस उनको है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सारी कैटेगरी अलग है, जी हर कैटेगरी को अलग लेके चलिए, उसको मिक्स मत करिए जी कि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ तो एक्टर भी बहुत अच्छा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। या मैं एक्टर बहुत अच्छा हूँ तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बहुत अच्छा हो सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। सही बात। या मैं थिएटर आर्टिस्ट बहुत अच्छा हूँ तो मैं फिल्मों में धमाल कर दूंगा, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट ऐसे हैं जो आज भी थिएटर की एक्टिंग फिल्मों में करते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो मीडिया के डिफरेंस को समझ ही नहीं पाते। जी कपिल जी, आपके चाहने वाले अगर आपको देखना चाहेंगे तो कौन कौन सी मूवीज़ में या कौन कौन से सीरियल्स में आपने किया है और काम, और कौन कौन सी आने वाली है, इसके बारे में ज़रूर बताएं। जी, मैंने जो आ चुकी है फिल्म, अभी जो लेटेस्ट फिल्म हमारी आई थी वो आई थी कागज़ 2, और अनुपम खेर जी के साथ मैंने काम किया था। वकील का कैरेक्टर था, लॉयर का। बाकी आर्टिकल 15 कर चुका हूँ, गुंजन सक्सेना किया हुआ है धर्मा प्रोडक्शन की, और बिहड़ का बागी है वेब सीरीज़, परिवार है, और मैडम चीफ मिनिस्टर की है सुभाष कपूर जी के, मैं नाम ही ले रहा था उनके साथ, मैडम चीफ मिनिस्टर की। और अभी जो आने वाली सीरीज़ है वो बिंदिया है, और काफ़ी लंबे समय से उसका इंतज़ार है। रेड 2 की है अजय देवगन जी के साथ, उसका इंतज़ार है। और कई सारी सीरीज़ हैं जिनमें कुछ कैरेक्टर रोल्स किए हैं छोटे छोटे से, तो वो आने वाली हैं, देखते कब आएंगी। और आप बता रहे थे आपका कोई चैनल भी है। जी हाँ, तो मैंने एक चैनल बना रखा है इनबॉक्स आइडियाज़ के नाम से। एक टीम है पूरी, और हम लोग छोटी छोटी सी शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं जिसमें लोगों को मज़ा आए। क्योंकि अभी क्या है, लोग फास्ट हुए, छोटे वीडियोस देखना चाहते हैं, तो 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट की फिल्म्स हम लोग बनाते हैं पैशन के लिए भी, कि ताकि हमारी प्रैक्टिस भी होती रहे। जो लिखने वाले लोग हैं वो लिखें अच्छे से, जो एक्ट करने वाले लोग हैं वो एक्ट करें। और जितने न्यू कमर्स हैं उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि अगर वो एक्टिंग करना चाहते हैं, अपने पैशन को निखारना चाहते हैं, तो आ सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और आगे करके हम धीरे धीरे और फिल्म्स बनाते जाएंगे। नाम है सर आपके चैनल का? मेरे चैनल का नाम है इनबॉक्स आइडियाज़, और यूट्यूब पे है, उस पर फिल्म्स बना रहे हैं। अभी 4-5 फिल्म्स बना चुके हैं, आगे और धीरे करके बनाएंगे। तो लोग वहाँ से आपको कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कोई अगर कांटेक्ट कर सकते हैं, और काम भी कर सकते हैं अगर चाहे तो, जिसके अंदर टैलेंट होगा। नहीं, ठीक बात है। आपने बहुत सारे इनसाइट्स दिए नए न्यू कमर्स के लिए, एंड आप हमारे शो पे आए, सो तहे दिल से धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अपने दर्शकों का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। तो सर, ये जो डिस्कशन था बहुत मज़ा आया करके, और फाइनेंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली। तो अब तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी सी पढ़ाई इस पर बढ़ा देनी चाहिए, दिन का 1 घंटा ज़रूर देना चाहिए फाइनेंस के लिए। और आपने भी बहुत अच्छी चीज़ें बताई, जो चीज़ें सोच रहा था मैं कि 5 करोड़ 6 करोड़, वो आपने बताया कि 40-50 लाख में आप रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। तो अब मुझे इसी की खोज करनी है बस। बिल्कुल, आपको रास्ते दिख जाएंगे। मनी की क्लास जब आप करेंगे तो आपको रास्ते खुद ही दिखेंगे, उसमें से जो भी रास्ता आप पसंद करें, जो आपको सूट करे, आपको उसके साथ जाना चाहिए। जी बिल्कुल। जी, धन्यवाद। थैंक यू।